नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। इंडिया बोले में आज बात करेंगे कैशलेस इकोनॉमी के लिए हमारा भारत कितना तैयार है, हमारे पास क्या एक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अपने जितने फायदे हैं उसके अपने नुकसान भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब हम जजों को भी तैयारी करनी होगी क्योंकि साइबर क्राइम के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने जा रही है और ऐसे में क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। लेकिन आप सोचिए, जिस देश में 22 करोड़ 95 लाख लोग आज भी अशिक्षित हैं, उनके लिए कैशलेस इकोनॉमी के मायने क्या हैं। जरा आप सोचिए, जहां 97% हमारे जो कामगार हैं, मजदूर वर्ग हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आते हैं, उनके लिए कैशलेस इकोनॉमी का क्या मतलब है। जरा सोचिए, जो आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, उसके लिए कैशलेस इंडिया के मायने क्या है। ये तमाम सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो साइबर क्राइम का मामला बढ़ेगा, जो साइबर अटैक होंगे, जो हैकिंग के मामले बढ़ेंगे, उनसे निपटने के लिए क्या भारत तैयार है। एक बुनियादी प्रश्न जो आज हर कोई भारतीय जानना चाहता है कि शुरुआत हुई थी इस नोटबंदी की काले धन को समाप्त करने को लेकर, यह मामला आज कैशलेस इकोनॉमी तक कैसे पहुंच गया, यह भी जिज्ञासा है मैं लोगों के जानने की। और इसी पे बात करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ शहनवाज हुसैन साहब, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब, मेरे साथ पवन दुग्गल साहब, आप आईटी एंड साइबर एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं। मेरे साथ विनय कुमार, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ बिजोन मिश्रा, जो आज एक कंज्यूमर की आवाज़ यहाँ पर बनेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अनुज अग्रवाल, आप भी साइबर एंड आईटी एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ कई जनमानस से जुड़े लोग हैं, उनमें ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिक और हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, जिनसे हम समझना चाहते हैं कि उनकी सोच में उनके लिए एक कैशलेस इकोनॉमी के मायने क्या होते हैं और क्या वो तैयार हैं कैशलेस इकोनॉमी का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। डिजिटल इंडिया पीएम मोदी का सपना है। कैशलेस इंडिया की मुहिम पूरे मुल्क में जोर शोर से चल रही है। रैलियों और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल इंडिया पर जोर दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना बड़ा है। ब्लैक मनी के साथ कैशलेस इंडिया की मुहिम को भी जन समर्थन मिल रहा है। कोशिश तो उनकी अच्छी है और संभव भी हो सकता है ये चीज़, मगर अभी सबको एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। सर हम भी ले रहे हैं पेटीएम से पेमेंट। सर बिल्कुल हो पाएगा, हर चीज़ आज ऑनलाइन बिक रही है, कोई भी चीज़ आप खरीद लो। वेंडर्स से जो ये सब्जी वाले हैं वो भी पेटीएम एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये सही कदम है और अच्छी बात है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जानकारों के मुताबिक डिजिटल इंडिया के सामने कुछ चुनौतियां हैं जिससे निपटना बेहद जरूरी है। मात्र 17% लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। मात्र 15% मोबाइल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। कैशलेस इंडिया मुहिम की सबसे ज्यादा मुश्किल ग्रामीण इलाकों में है। भारत की 70% आबादी गांवों में बसती है। ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे का अभाव है। डिजिटल इंडिया का मिशन बहुत बड़ा है, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक लेस कैश इंडिया की मुहिम नामुमकिन नहीं है। टीम न्यूज नेशन। तो शुरुआत करते हैं शहनवाज हुसैन साहब। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि 22 करोड़ 95 लाख जो आज भी इलिटरेट है, ये 2011 का सेंसस कहता है, इनके लिए कैशलेस इकोनॉमी के मायने क्या हैं? देखिए, कैशलेस इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि पूरा कैश खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आप बिना कैश के कर सकते हैं वो हो जाए। इसमें बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म होगी। गरीबों को भी जितनी मजदूरी सीमा तय है उतनी मजदूरी मिलती नहीं है, और अगर ये सब चीज़ डिजिटल होगा तो उससे वो सारी दिक्कतें समाप्त होगी। ये सही है कि अगर आप आंकड़ा देंगे कि इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी इस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने उसके सारे साधन बताए हैं। जिनके पास अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तब भी वो उस दूसरे फ़ोन से भी इसको कर सकते हैं। तो देश में काला धन समाप्त हो, जो काम ज़्यादा से ज़्यादा
कैशलेस हो सकता है उसको किया जाए जी। बाकी कैश भी उपलब्ध है। मुझे अच्छा लेकिन लगा जो भ्रम शहनवाज पैदा हुसैन किया जा रहा है साहब, कि कम से देश कम में आपने आज काले धन के शब्द का इस्तेमाल तो किया। अब तो काले धन के शब्द का इस्तेमाल भी कोई नहीं कर रहा। आजकल तो सब कोई आजकल एक ही मंत्र जप रहे हैं, कैशलेस कैशलेस कैशलेस। रोज ही कर रहा हूं मैं तो रोज मैं कह रहा हूं कि ये पूरा अभियान काले धन के खिलाफ है। इस देश में कोई ये न भ्रम में रहे कि जो पैसा बैंक में किसी ने जमा कर दिया वो पैसा सफेद हो गया है। अगर बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो और आप जिसका गाढ़े कमाई का पैसा है, जो देश को टैक्स देता है, उसके पैसे पर कोई डाका डलने वाला नहीं है। ओके दुग्गल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं मीम अफजल साहब के पास जाऊंगा। हम कह तो रहे हैं कि साहब कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या हमने पर्याप्त तैयारी की है इसके लिए? देखिए, राष्ट्र होने के नाते अगर आप संपूर्णतः तैयारी की बात करते हैं तो शायद तैयारी उतनी नहीं है, और इसका कारण भी है। दो तरीकों से काम हो सकता है। एक तो पहली पूरी तैयारी कर लीजिए और फिर काम करिए, और दूसरा काम शुरू कर दीजिए, तैयारी साथ साथ होता है। फिलहाल भारतवर्ष ने ये सेकंड अप्रोच को अडॉप्ट किया है। एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, आदर्श स्थिति में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए वर्तमान की रियलिटी में और आपका जो उद्देश्य उसके लिए। आज जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी के ध्येय को पाने के लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात, भारत में कोई कैशलेस इकोनॉमी से संबंधित कोई कानूनी ढांचा विद्यमान नहीं है, कोई डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून विद्यमान नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ इट हम देखते हैं कि भारतवर्ष में कोई साइबर सुरक्षा का भी कानून नहीं है। तो लगातार हम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किससे डील करता है? देखिए साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ना, एक बॉलीवुड फिल्म जैसा है, उसमें बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन इसमें ना तो मसाला डिजिटल पेमेंट्स को लेकर है, ना ही मसाला साइबर सुरक्षा को लेकर है। ये कानून 16 साल पहले बना था और केवल एक ही बार संशोधन हुआ 2008 में। 2008 में भी आज की विजन नहीं थी, तो लिहाजा आप कानून को आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये कानून संपूर्णतः अपर्याप्त है। भारत जैसे कॉम्प्लेक्स कंट्री में अगर आप एक फरमान सुना दे कि साहब हमें ये इंटेंट अच्छा है, इसको कोई सवाल नहीं कर रहा है। ठीक कहा आपने, जैसे पवन जी ने भी कहा, ये बहुत एक मुश्किल चैलेंज है। ये जो कदम है ये सराहनीय जरूर है, सरकार के टैक्स कलेक्शंस भी बढ़ेंगे, मैं समझता हूं, सही बात है, मगर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। मीम अफजल साहब, आपने सुना शहनवाज हुसैन साहब को कह रहे हैं कि हमारा इंटेंट सही है, हमने एक अभियान शुरू किया है, क्यों आप उस पर पलीता लगाने में लगे हैं? अगर एक कैशलेस इकोनॉमी बनेगी उसके आप बेनिफिट हैं साहब इकोनॉमी के लिए। बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए माहौल भी तो होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस पर गौर किया है कि 62 करोड़ लोग गांव और देहात में रहते हैं देश के, और 21 करोड़ लोग जो हैं वो तकरीबन ये जो झुग्गी झोपड़ी हैं, कच्ची बस्तियां हैं, कच्चे मकान हैं, उसके अंदर रहते हैं। जो तालीम भी जिनके अंदर कम है, जिनके सोर्सेज भी नहीं हैं, जिनके पास मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है। क्या मुझे बताएं कि 83 करोड़ लोगों को आप कैसे कैशलेस कर देंगे? कौन सा आपके पास ऐसा अलादीन का चिराग है कि आप उसको घिसेंगे और जिन निकलेगा और सब कैशलेस हो जाएंगे? ये तो अमेरिका में कैशलेस इकोनॉमी नहीं हुई, तो यहाँ कैसे हो जाएगी? दूसरी बात ये कि ये अभी तक क्लियर नहीं बताया गया कि 14 लाख करोड़ रुपया, तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया जो 1000 और 500 के नोट थे उस शक्ल में था, अब उसको छापा जा रहा है। अगर आप उतना ही पैसा छापते हैं तो फिर कैशलेस कहाँ से होगा? और अगर आप कम छापेंगे और लोगों के पास सुविधा नहीं होगी तो मार्केट में हमेशा नोटों की कमी रहेगी। ये जो एक बड़ी आबादी जिसका कि मीम साहब ने जिक्र किया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है साहब। और आपके प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मेरी सरकार जो है वो गांव, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को समर्पित है। अब आपका समर्पण भाव इनके लिए दिखना भी चाहिए। देखिए, जहाँ तक अफजल साहब कह रहे हैं, हमने ये कब कहा कि कैश पूरा ही ख़त्म हो जाएगा? अगर कोई कारोबार ई ट्रांजैक्शन के ज़रिए हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कैश लेन देन नहीं अगर है, कैश का लेन देन नहीं हो और उसके ज़रिए ई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। कभी क्या सरकार ने कहा कि हम कैश को ख़त्म कर देंगे? तो हमारी सरकार ने इस पर तैयारी पहले से की। ये कह देना इस सरकार के खिलाफ होगा कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले से तैयारी है। हम ये की तैयारी है। जनता कहीं परेशान नहीं है। देखिए, चंडीगढ़ के रिजल्ट आ गए और चंडीगढ़ की जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को
एक तरफा सीटें दे दी। यहाँ भी चुनाव हो रहा है, जनता हमारे साथ खड़ी हो जा रही है। अब इसको चुनाव पे मत लाइए, जनता प्लीज। जान रही है कि हमारी नियत और नीति दोनों ठीक है। बिजॉन बहुत अपनी बात रख लीजिए। नियत और नीति दोनों खराब है। बिजॉन, कांग्रेस सिर्फ इस सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। अच्छा, ये चुनाव जीतने वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ बात ये हो रहा है कि हमको आपने क्रेडिट कार्ड दिया और ये देखा गया कि हमारे अकाउंट से गलत ढंग से पैसे निकल गए और हम दौड़ रहे हैं पिलर टू पोस्ट वो पैसे वापस लेने के लिए। कोई देने वाले नहीं है। बैंक बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देंगे, इंश्योरेंस बोल रहे हैं हम नहीं दे सकते हैं। तो ये सब नीति जो है, नीति जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, हमारा भरोसा बैंक पे कैसे होगा, हमारा भरोसा कैशलेस पे कैसे होगा? ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। आपके पास कौन से कंप्लेन आए? ये भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ट्रांजेक्शन करेंगे, आप भ्रम पैदा कर बता रहे हैं। सर, हजारों ये बता रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब नहीं है। हेलो, सर, ये भ्रम नहीं है। एक मिनट बिजॉन, एक मिनट मैं बता रहा हूं सर। शहनवाज हुसैन साहब मैं बता रहा हूं आपको, आप सुन लीजिए। ये एसोचैम और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है। 2011 से 2014 के बीच 350% साइबर क्राइम बढ़ा है और ज्यादातर मामले क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, लोगों को मुश्किल है? नहीं, अगर 5 होते थे तो 50 हो गए, तो आप 350% कह के भ्रम मत पैदा कीजिए। ये मेरा नहीं है, ये कह रहा हूं, ये एसोचैम का आंकड़ा है। नहीं, आपने आंकड़ा कैसा दिया? आंकड़ा एक तरफा मत दीजिए। आपने कितने % हुए ये बताइए। बढ़ा क्या? अगर 5 एक आदमी भी हुआ तो 5 की जगह 15 बढ़ गया। ओके अनुज, मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं आ रहा हूं दुग्गल साहब। बताइए ना, इससे पहले क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जिसको हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में बाढ़ नहीं आ जाएगी इस तरह के केसेस की? क्रेडिट और डेबिट कार्ड से एक बात ये कहना चाहूंगा लोगों के साथ दिक्कत हुई है जो यूज किया है कि ये बताइए। इसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है और वो बढ़ोतरी इसलिए हो रही है कि जनता में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है और हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी ड्राइव शुरू करनी पड़ेगी कि ई ट्रांजैक्शंस को कैसे करें। हो ये रहा है कि लोग जागरूकता के अभाव में जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको खुद ही बाईपास कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है साहब। अपना ओटीपी खुद ही किसी को भी बता देते हैं। लोग दूसरी बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है वो ट्रस्टिंग सोसाइटी है। हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं। कोई भी हमसे पूछता है भाई बंदी में या फोन करके हम उसे बता देते हैं, इसलिए ये बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, दुग्गल साहब, आज आप मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जाके पढ़ लीजिए। वो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल गोल गोल बातें बोलते हैं कि वो साइबर सुरक्षा के संदर्भ में क्या कर रहे हैं। वो आपका फाइनेंशियल डेटा किस तरीके से हैंडल सुरक्षित रखेंगे, कहां पे रख रहे हैं, कौन कौन एक्सेस करेगा, इसके बारे में बताई नहीं गई। और एसोचैम की जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं वो ये भी बताती है कि 2017 तक 67% मोबाइल फ्रॉड्स में इजाफा होने वाला है केवल भारतवर्ष में। तो ये कहना कि साइबर क्राइम हो नहीं रहा, ये एक बेबुनियाद चीज है। शहनवाज हुसैन साहब, यही पॉइंट में आपको ये आगे जो पवन दुग्गल साहब ने बात की है कि 67% 2017 तक साइबर फ्रॉड बढ़ जाएंगे इस देश में। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या हम भ्रम फैला रहे हैं? पार्टी कमियां को दूर कीजिए के नाते मैं कह सकता हूं उन कमियां को दूर करेंगे, लेकिन ये मत कहिए कि इकोनॉमी या ई पेमेंट का तरीका गलत है। तो देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। सरकार इसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, इसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, लेकिन इसकी अपनी एक चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां क्या हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है। मीम अफजल साहब, आपको लगता है कि अब सबसे ज्यादा ध्यान हमें यह देना होगा एक आम आदमी को यह विश्वास हो जाए कि साहब मेरा पैसा सुरक्षित है? देखिए, अभी जो सरकार का नया ऑर्डर आया है उसमें बैंक के एम्प्लॉई को, एक क्लर्क को आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बना करके बिठा दिया है। सवाल यह है कि सरकार ने जो कदम उठाया उससे जो पूरे देश के अंदर खौफ व हिरास का माहौल पैदा हुआ है, जिस तरह से लोगों का बैंकों के ऊपर से एतमाद उठ रहा है, सरकार के ऊपर से एतमाद उठ रहा है, उनका अपना पैसा वो खुद नहीं निकाल सकते हैं, उनका अपना पैसा जमा नहीं कर सकते हैं और करोड़ों रुपया जो है ये जो बीजेपी के लीडरों के यहाँ से निकल रहा है। ये देखिए, आज भोपाल के अंदर बीजेपी लीडर के घर पर छापा डाला गया है और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब, आप संक्षेप में जवाब दे दीजिए, उसके बाद जनता के सवाल आपके लिए। शहनवाज हुसैन साहब, देखिए, अफजल साहब तजुर्बेकार आदमी हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता के यहाँ छापा पड़ा है।
तो वो शौक पूरा हो जाएगा। अगर कांग्रेस वाला भी जमा किए हुआ है तो उसको अभी से पैसा बाहर निकाल देना चाहिए, छापा सब पर पड़ेगा। जो पैसे की होल्डिंग करेगा किसी पार्टी से हो, ये फैसला देश के लिए है। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए सांसदों को कहा, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। कुछ लोग यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, अब आप लोगों की सुन लीजिए साहब। लोकतंत्र में लोग ही सबसे ऊपर हैं, यही वोट देके आपको सत्ता तक पहुंचाएंगे। मैं इनसे बात कर लेता हूं, इनका क्या कहना है। हाँ, आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ हुआ था कि आज से 6 महीना पहले 34,000 रुपया उसके बैंक से निकाल दिया गया। हाँ। और वो कहाँ निकला, हमने इंक्वायरी करी, एसपी को भी रिपोर्ट किया और आगे तक पहुंचे, क्राइम ब्रांच को लिया, सब जगह लेटर दी, अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं हुई है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे फाइनेंशियल इलिटरेसी है, वहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि हमें उनके लिए भी तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। ओके, हाँ सर आईटी एक्ट जैसे कि आपने बोला कि वीक है, तो सर इसे स्ट्रेंथन कैसे करा जाए? ओके, हाँ सर, जहाँ पे रक्षा मंत्रालय और आईआरसीटी जैसे साइट्स हैक कर लिए जाते हैं, उसमें आम आदमी का जो अकाउंट है कितना सुरक्षित है इस देश में? शहनवाज हुसैन साहब, ये 6 महीने से एक दर से दूसरे दर भटक रहे हैं और सही मायने में ये कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं। इन जैसे लोगों को अगर दिक्कत आती है, क्या करें? आप इतने आहत न हो जाएं, मैंने सही कहा है, आप बहुत ज्यादा आहत हैं भ्रम से। नहीं, मैं कोई आहत नहीं हूं। कायम हूं कि वो आप 350% भ्रम ही है। तो डिजिटल इकोनॉमी काले धन को हमारी अर्थव्यवस्था से समाप्त कर देगी, यह एक बहुत छोटा कदम है, जिसके बाद एक के बाद एक सरकार को और कदम उठाने पड़ेंगे, जिसका जिक्र कई सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। डिजिटल अपनाओ, मजबूत भारत बनाओ, यही नारा है भारत सरकार का। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 करोड़ तक इनाम का ऐलान कर चुकी है। व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। ग्राहकों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है लकी ग्राहक योजना, और व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है डिजी धन व्यापार योजना। सरकार अपने फैसले को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है, लेकिन बार बार सरकार के सपने पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। डिजिटल इंडिया संभव नहीं है, इसके लिए बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाए जाते हैं। मसलन भारत में एक पेज लोड होने में 5.5 सेकंड लगता है। चीन में एक पेज लोड होने में 2.6 सेकंड का वक्त लगता है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 856 POS मशीन है। ब्राजील में इतनी ही आबादी पर 32,995 POS मशीनें हैं। भारत की 70% POS मशीनें 15 बड़े शहरों में हैं। सरकार का कहना है कि संकट तो है, लेकिन उसका समाधान निकाला जा रहा है। दिक्कतों को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ओके, विनय कुमार साहब, आपको लगता है कैश का पार्ट तो एक छोटा पार्ट है साहब, अगर ब्लैक मनी की हम बात करें, आपका बाकी कदम क्या, ताकि काला धन सामने आए, काले धन से जुड़े कुबेर सामने आए? देखिए रमेश, जैसे एक बात समझने की इसमें यह है कि जो काला धन जिसको शाहनवाज साहब कह रहे जो होर्ड करते हैं, सिर्फ जो काली कमाई है वो सिर्फ काले धन में नहीं होर्ड होती। जैसे कि ऑल कैश इज़ नॉट ब्लैक एंड ऑल ब्लैक इज़ नॉट कैश। तो अगर किसी को इन्वेस्ट भी करना है, प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कह चुके हैं कि, और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं, गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इक्विटी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब जो सरकार का ये कदम है, जो इसमें बॉटम लाइन है समझने की, वो ये है कि आपके ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट हों, आप अकाउंटेबल हों, कोई अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन ना हो। उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उस तरफ बढ़ना भी चाहिए, और एक अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। अगर आप, एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक जो सैलरीड पर्सन है जिसको तनख्वाह मिलती है, आपको, हमको, किसी को भी तनख्वाह मिलती है, पहले ही उसका टीडीएस काट लिया जाता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर कहाँ है, कोई ऐसी सहूलियत नहीं है कि जिसमें आप काला धन आप संचित कर सकें। चौंकाने वाला हिसाब किताब है साहब, इतनी बड़ी आबादी वाला देश जो है, वहां पर केवल 3.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, उसमें भी 86% ऐसे लोग हैं जो अपनी इनकम 5 लाख से कम दिखाते हैं। तो महज 11% लोग देखे जाए तो एक हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। ये भी तो हैरान करता है। इसका मतलब लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं। ये का एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। सरकार को अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, सोशल सेक्टर में खर्च करना है, तो सरकार को भी पैसा चाहिए। तो सरकार तो हाथ डालेगी अगर आप गड़बड़ करेंगे तो। अग्रवाल साहब, एक चीज और यहां पर जो सबसे सामने आ रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर कितना सुरक्षित है साहब? देखिए, बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल सुरक्षित है,
लेकिन जो दो बड़ी समस्या है वो ये है कि बैंक्स ने कभी सीरियस एफर्ट नहीं किया अपने कस्टमर्स को ट्रेन करने का, उन्हें एजुकेट करने का और अपने साथ जोड़ने का। स्थानीय भाषाओं को पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो भी लोग हैं उनको अंग्रेजी में यूजुअली कम्युनिकेशन दिया जा रहा है जिसको वो समझ नहीं पाते हैं। अगर स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया जाए और लोगों को ट्रेन किया जाए और सेल्फ हेल्प ग्रुप NGOs की मदद सीरियसली ली जाए, सरकार से शायद फंड्स आते हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को मिलते हैं, लेकिन जनता तक कोई जानकारी नहीं पहुंचती है। तो इसलिए यही वो लोग हैं, और जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई चेतावनी नहीं दी जाती, उन्हें कोई सलाह नहीं दी जाती। वही लोग हैं जो इस सिस्टम में सेंध लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और एक और चैलेंज है, जो हम पॉइंट ऑफ सेल की बात करें साहब, कहीं भी वो स्वाइप करेगा उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल तो चाहिए आपका। अब इसकी सबसे बड़ी, बिजॉन मिश्रा साहब, दिक्कत क्या है? मैं ये POS पेनिट्रेशन देख रहा था रूरल इंडिया में, जो कि ना के बराबर एक तरह से देखा जाए। टोटल POS टर्मिनल जो है 1.44 मिलियन है, और इसमें ज़्यादातर SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, ICI कॉरपोरेशन, और 1.16 मिलियन इनमें से 4 बड़े बैंकों के हैं। तो रूरल सेक्टर में तो POS पॉइंट है ही नहीं आपके, एक तरह से देखा जाए तो। वाकई में एक्चुअली आपने टेक्नोलॉजी एनेबलिंग फैक्टर्स ला रहे हो। जब हमारे ब्रॉडबैंड ही नहीं काम कर रहा, हमारे इंटरनेट ही नहीं काम कर रहे हैं, तो आप किस ढंग से रूरल को कनेक्टिविटी लाओगे? जब तक आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को अकाउंटेबल नहीं करेंगे। आज हम बता रहे हैं गांव में पहुंचे, टॉयलेट पहुंचे, उनको घर मिल जाए, उनको बेसिक शिक्षा, हेल्थ मिल जाए, यही चैलेंज पूरा नहीं हुआ इन 70 सालों में। ये तो है ही है चुनौती। हम ये कह रहे हैं कि जब आप कोई भी नियम ला रहे हो, कोई भी कानून ला रहे हो, कोई भी पॉलिसीज ला रहे हो, तो आपको तो पहले बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना अनिवार्य है। और वहीं पर टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग अगर हमको कह रहे हैं कि सर हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, हमारे पास ट्रेंड स्किल पीपल नहीं है, हम आपके टेलीफोन को कैसे हम एक्टिवेट करें? हम गांव में टेलीफोन लगाएं, लेकिन हम इंटरनेट भी लगाएं, वाईफाई भी लगाना चाहें, क्योंकि हम ई-हेल्थ लाना चाह रहे थे गांव में, हम इंटरनेट ऑनलाइन सेवा लाना चाह रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन इतना तो आप मान लीजिए ना, अगर जो भी आप ई पेमेंट कर रहे हैं उससे करप्शन रुकता है, और रेलवे इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है इस देश में। ये तो एक अच्छा इंटेंट है, लेकिन मीम अफजल साहब, एक और बात जो यहां पर आ रही है, जो जिसकी की कामयाबी का सेहरा आज मैं आपके सर बांटता हूं, आधार इनेबल पेमेंट। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो आप चिंता कर रहे थे ना गांव के लोगों की, एक बड़ी आबादी की, उनको शायद राहत मिल जाए। जो काम जल्दीबाजी में किया जाता है वो हमेशा नुकसान का बाइस होता है, और नुकसान हुआ है। नहीं, अब मैं आपको बताऊं, आप बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं बैंक साहब, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं भी नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ये बहुत जल्दी है सरकार। 101 आप सोचिए ना, सुनिए सर, 1,34,000 ब्रांचेस हैं पूरे देश के अंदर। 125 करोड़ लोगों के लिए 1,34,000 ब्रांचेस हैं। कहीं कहीं पर 8-8 गांव चले जाएं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब, आपके गांव देहातों के अंदर मैं भी बहुत घूमा हूं, और आप तो वहीं के रहने वाले हैं। कई आपको ऐसे गांव मिलेंगे, 4-4 गांव के बाद जो है बैंक की शाखा दिखाई देगी आपको। 8-8 बैंकों के 8-8 गांव के अंदर बैंक की शाखा नहीं है। वो लोग कैसे बैंक से आधार इनेबल पेमेंट इसीलिए तो ला रही है सरकार, कर रहे हैं कि वो एकदम मोबाइल पर। शहनवाज हुसैन साहब, आप जवाब दे दीजिए। अरे हमको जवाब तो देने दीजिए। आप नाराज हो गए हैं लगता है, मुझे मौका तो दीजिए, मैं डिफेंड करूं अपनी पार्टी। नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। मैं आपसे सहमत हूं कि बैंक बहुत सी जगह नहीं है, 4-4 गांव पे नहीं है, लेकिन इंदिरा जी ने बैंक नेशनलाइज कर लिया अमीरों के लिए। अमीरों को पैसे मिलते थे, गरीब का खाता ही नहीं खुलता था। बैंक आपको तभी खोलना चाहिए, 60 साल में आपने बैंक नहीं खोला। अब मोदी जी आए हैं तो मोदी जी खाते के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। खाता खोलने से क्या होगा? नहीं, बैंक 15-15 लाख रुपए आने वाले थे। आप तो लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हो। हमारी आलोचना करते करते आप अपनी कमियां बता देते हैं, यही तो दिक्कत है। मैं आपको कह रहा हूं, ये दोनों तर्क आपने दिए हैं, उसमें आपने अपनी कमियां दिखा दी कि आपने इतने साल राज किया देश में, गरीबों के दरवाजे पर बैंक नहीं पहुंचाया। हम गरीबों के दरवाजे तक बैंक पहुंचा रहे हैं। हम गांधी जी का, आपने गांधी नाम का उपयोग आपने कर लिया, हम गांधी जी के आदर्श पर हम चल रहे हैं। सब कांग्रेस में मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता कौन नेता किसके पक्ष में है, नेहरू जी थे। लेकिन दुग्गल साहब, आपको लगता है सरकार आने वाले समय में इस तरह के प्रोविजन बनाएगी, इस तरह के कठोर कानून बनाएगी? क्योंकि जो डाटा है उसके प्रोटेक्शन के लिए जाहिर है आने वाले समय में हमें इस तरह का कानून इस देश में देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि ये सरकार की विजन है कि भारत को एक डिजिटल सुपर पावर में कन्वर्ट किया जाए, परिवर्तित किया जाए,
और इसलिए सरकार काम भी कर रही है। अब अलग अलग नए नए किस्म के कानून लाने की बात हो रही है। ऑलरेडी सरकार ने घोषणा कर दी है कि भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसका वो संशोधन करेंगे। वो सर्टिन को लेकर बहुत सारी उन्होंने वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। तो उद्देश्य सही और कदम भी उठा रहे हैं और सरकार के पास नंबर्स भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और ये इतना विशाल सा हमारे सामने जो टास्क है उसको हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत जल्द इफेक्टिव कारगर कानून बनाने पड़ेंगे जो ना केवल उपभोक्ताओं को की जो संरक्षण है। अब ये तो आपको पूरा एक कोड बनाना पड़ेगा, पुलिसिंग बनानी पड़ेगी आपको फटाफट। आप देखिए ना हमारे देश में जुडिशरी का क्या हाल है, तो तारीख पे तारीख चल रहा है। अब ये केसेस अगर आ जाएंगे, हमारे पास तो प्रेजेंट केसेस को निपटाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तभी लिए जरूरी है कि भारत में आवश्यकता है आज साइबर अदालत लाने की, जो केवल साइबर मैटर्स में कर सके। और हमारे पास कहीं ना कहीं एक डिजिटल ओम्बड्समैन होना पड़ेगा कि अगर मेरे मोबाइल पेमेंट से पैसा गया तो मुझे आप कहां से लाइए मुझे नहीं पता। हमारे पास फ्रेमवर्क तो है, लीगल फ्रेमवर्क तो है, लेकिन जैसे कि और मामलों में, और आपने भी कहा कि तारीख पे तारीख, उस पर एग्जीक्यूशन बड़ा पुअर है, बहुत स्लो है और तुरंत, मतलब अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कल नहीं, आज नहीं, अभी हमें साइबर की दिशा में मोड़ना पड़ेगा। कुछ राज्यों ने कदम उठाए हैं लेकिन वो बहुत आराम से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है। तो ये एक सेंट्रल लेवल पे पूरी पॉलिसी बना के इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको राज्यों को भी बताना होगा साहब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है करके, बहुत तेजी से आपको, क्योंकि आप एक बड़े पैमाने पे एक डिजिटल इकोनॉमी में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिसके नतीजे आने वाले समय में सामने बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें केंद्र को अपनी भूमिका एक बहुत ही प्रोएक्टिव बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं इसमें राज्य क्या कहेगा, साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दो, मैं कोर्ट स्थापित कर दूंगा। अब ये पैसे का मामला तो सरकार ही तय कर सकती है, यहाँ बैठा हुआ पैनल नहीं कर सकता, बट ये बिल्कुल सही बात है, इसकी आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसेस बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है, लेकिन हम लोग आ रहा हूं शहनवाज हुसैन साहब, कुछ और लोग आपसे यहां पर सवाल करना चाहते हैं। मीम अफजल साहब से भी सवाल करना चाहते हैं जी। हमारी सवाल शहनवाज हुसैन जी से है कि सर आप यहाँ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको नाम लिखने नहीं आता, वो बैंक पेमेंट कैसे करेंगे सर? ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इससे टैक्स ज़्यादा आएगा और किसी ना किसी रूप में वापस हमें ही ये मिलने वाला है और बहुत ही बढ़िया मतलब कदम है। चलिए हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है, उसके बाद क्या कुछ शहरों में कार्ड और पेटीएम से पिज्ज़ा बर्गर खाने से हमारा देश कैशलेस कैसे हो जाएगा? देखिए इंटेंशन सरकार का ये था कि ब्लैक मनी पे काबू करना है। अब कैशलेस बोल के मजबूरी का सहारा ले रही है। अब देखिए मजबूरी का सहारा लेके अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाना वफादारी नहीं होती। तो पहले गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, बाद में हम लोग कैशलेस मुद्दा देख लेंगे। ओके शहनवाज हुसैन साहब अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, सरकार ये जिम्मेदारी लेगी कि किसी के साथ भी इस तरह की डिजिटल बेईमानी ना हो। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा देश में कैश एकदम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचलन डिजिटल पेमेंट से हो, इसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं, ये गलत नहीं है। आपके ई ट्रांजैक्शन कैसे सुरक्षित हो? मीम अफजल साहब आपने ये तो कह दिया कि इनकी पतंग की जो तार है वो उलझ के रह गई है, जो धागा है वो उलझ गया है। आप ही बता दीजिए ये धागे को कैसे सुलझाएं, अगर आपके पास कोई विचार हो तो आप एक चीज को कहना चाहिए कि आपने एक बहुत मॉडर्नाइज एक गाड़ी खरीद ली, लेकिन आप उसे चलाना नहीं जानते, और अनाड़ियों की तरह अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उसका एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसी तरह से मैंने पतंग की मिसाल दी। चलिए कि आपने जो है अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन उस धागे को सुलझाना मीम साहब उसको आगे बढ़ना है, जो सोच होनी चाहिए वो धागा कैसे सुलझे। विनय एक और बात यहाँ पर जो सबसे सामने आ रही है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है। फिर कल आके ये तस्वीर फिर सामने नहीं आनी चाहिए साहब, हमारी इंटेंट तो सही थी, एग्जीक्यूशन पार्ट खराब हो गया तो हम क्या करें। और सरकार की ये कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार ड्यूटी बाउंड है कि एक नागरिक की लाइफ, प्रॉपर्टी, उसकी इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे। लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना सरकार का फर्ज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बिल्कुल। अगर एक आम नागरिक का भरोसा इस बैंकिंग प्रणाली से उठ जाए, अगर आप एक अपने हार्ड एंड मनी जिसमें आपने टैक्स पूरा दे रखा है, आपने 10, 15, 20 लाख आपके रिटायरमेंट के जो भी पेंशन की स्कीम है कुछ आपने रखे हुए हैं बैंक में, और आपको ये नहीं पता
कि उसमें क्या होने वाला है। कल को ये एक फरमान और आ जाए कि आप साल में 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आप कह रहे हैं अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं है कहीं ना कहीं, एजुकेशन के लिए जरूरत हो सकती है। 30 दिसंबर तक हमें इंतजार करना होगा, हो सकता है उसके बाद कुछ क्लैरिटी आए। अनुज अग्रवाल साहब, आगे का रास्ता? एग्जीक्यूशन पुअर है, कानून होने के बावजूद भी एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है। बेजॉन मिश्रा साहब, आपको लगता है कम से कम अब सेंटर को स्टेट से बात करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंटेंट के साथ इस कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, आप सब लोग एक मंच पे आइए। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको सबको लेकर चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उपभोक्ताओं को जागरूकता केवल नहीं, उपभोक्ताओं को शिक्षित करवाना होगा और उपभोक्ताओं को फ्रेंडली मैनर से किस ढंग से वो टेक्नोलॉजी को यूज करें उनके फायदे के लिए, उनको फायदे दिखाने होंगे और उनको इंसेंटिवाइज करना होगा। कैसा फ्रेमवर्क इस देश को चाहिए? ऐसा फ्रेमवर्क जो नागरिकों की, उपभोक्ताओं के संरक्षण के प्रति समर्पित हो। ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको इफेक्टिव रेमेडी दे कि अगर आप किसी भी साइबर क्राइम के शिकार बनते हैं तो एक पॉइंट पर जाइए, 48 से 72 घंटे में आपका पैसा वापसी। ऐसा फ्रेमवर्क जहां पर साइबर जो इंश्योरेंस है वो बड़े बड़े कवर्स लिए जाएं ताकि आम आदमी की सुरक्षा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तो बढ़िया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।